देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ लाइन और मैं हूं पलवशा महमूद। प्रोग्राम एंकर रिदा सैफी की तबीयत नासाज होने पर प्रोग्राम की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है और आज हम लोग बात करने वाले हैं कल होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से मैदान काफ़ी गर्म नज़र आ रहा है। ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलने वाली तारीखी फ़तह के नतीजे में मुल्क में जारी अदम इस्तेहकाम मज़ीद बढ़ चुका है। बिलखुसूस जब मखलूत हुकूमत में शामिल जमातों ने नए इंतखाबात कबल अज़ वक्त ना करने का ऐलान किया और पंजाब हुकूमत को हर सूरत में बचाने का फैसला किया गया है। गो के मुस्लिम लीग नून में मियां शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने क़यादत में जमहूरी पसंद ग्रोह के ख़यालात मुख्तलिफ हैं, लेकिन लगता यह है कि शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी इन इत्तेहादियों ने फैसला किया है कि मैंडेट को नज़रअंदाज करते हुए पंजाब हुकूमत को हर सूरत तहरीक इंसाफ के पास जाने से रोकना है। इस बात का इजहार हुकूमती इत्तेहादी नवाब शाहजहान बुगटी भी एक निजी चैनल में गुफ्तगू करते हुए कर चुके हैं। उन्होंने क्या कहा ये आपको सुनवाते हैं। तो 22 तारीख को इसके पास ज्यादा नशिस्तें होंगी, जो अपनी ज्यादा नशिस्तें वहां लाएगा तो वो यकीनन वजीर आला होगा और हमारी कोशिश होगी कि हम हमारे दोस्त इंटेक्ट रहें। बिल्कुल, अब सवाल ये है कि क्या इस तरह के इक़दामात मुल्की सियासत को मज़ीद नुकसान नहीं पहुँचाएंगे और क्या इससे ऐसे अफराद की तादाद में इजाफा नहीं होगा जो एक पार्टी के नाम पर अवामी मैंडेट ले सकते हैं और फिर उसके पैसों के एवज़ बेच देते हैं। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार अहमद ज़कीर साहब। सर, बहुत शुक्रिया K21 न्यूज़ को टाइम देने के लिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि बताइएगा, पंजाब में जो इस वक्त एक हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार सरगर्म है और तहरीक इंसाफ मौजूदा हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रही है कि वो हमारे अरकान ख़रीद रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? और हुकूमती अरकान कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के अरकान खान साहब से नाराज़ दिखाई देते हैं। देखें, बात ये है कि आप ज़रा ये देखें, आपने जो अपने इंट्रो में बड़े अच्छे तरीके से कुछ चीज़ों को आपने एलेबरेट किया है। पहले तो आपको ये समझना है कि पंजाब के अंदर PTI की हुकूमत थी और PTI को पौने 4 साल तक जो है वो पंजाब के अंदर तख्ते पंजाब को काबिज उस पर कब्जा करके बैठी रही जी। और उन्होंने कोई खातिर खा तब्दीलियां नहीं वो ला सके जिन तब्दीलियों की वो बात किया करते थे। वो जो कहते थे कि हम एक नया पाकिस्तान बनाएंगे, वो हमें पंजाब में तो नजर नहीं आया। सो अब अगर फर्ज करें वो दोबारा जीत जाते हैं तो कौन सा तीर मार लेंगे ये आपको भी पता, मुझे भी पता है। अच्छा, दूसरी सूरत ये है कि जी अगर नॉन लीग हमजा को ले आती है तो फिर वही वाली बात है कि सेंटर में बाप बैठा है, पंजाब में बेटा बैठा हुआ है, तो भी क्या हो जाएगा? इस मुल्क के साथ तो खिलवाड़ हो रहा है ना, मजाक हो रहा है। सो ये मजाक जो है ये कोई आज से नहीं चल रहा। ये पाकिस्तान बनने के बाद जब कन्वेंशन मुस्लिम लीग और कौंसिल मुस्लिम लीग बनी और जब मोहतरमा फातिमा जिन्ना साहबा के मुकाबले में जो है वो 80,000 लोगों को खड़ा करके और फिर उनसे वोट दिलवाए गए और जिस तरह से जो मामला हुए वो सब आपने भी पढ़े हैं, मैंने भी पढ़े हैं। इस मुल्क के अंदर जो है वो सारा कुछ होता है। सो अब आ जाए आपके सवाल के उस हिस्से की तरफ कि एक दूसरे पे इल्जाम तराशी है। कोई कह रहा है कि जी जरदारी साहब ने नोटों का मुंह खोल दिया हुआ है, कोई कह रहा है कि जी परवेज लाई साहब जो है वो नोटों का मुंह खोल चुके हैं। 4-5 दिन पहले आपको याद होगा नक्शबंदी साहब के हवाले से शेख रशीद साहब का भी एक जो है वो कॉल जो टेप हुई वो सामने आई और उसमें वो कह रहे हैं कि जी पैसे मिल गए हैं, पैसे देती हैं। अच्छा, अब ये तो एक जो है ना वो बाजार मिस्र गर्म है यहाँ पे इस मुल्क में और हर माल और हर MPA 2 आने की सदा जो है वो बुलंद हो रही है। बदकिस्मती है इस मुल्क की कि यहाँ पे जब भी सेनेट का इंतखाब होता है तो भी ये MPA बिकते हैं, MNA बिकते हैं। जब इस मुल्क के अंदर जो है वज़ीर आज़म का इंतखाब होता है, चाहे वो गिलानी की सूरत में हो, आपको याद होगा गिलानी साहब के हवाले से भी जो है वो PTI के लोग बिक गए थे। सो इस मुल्क के अंदर तो ये एक वतीरा है कि MP हजरात जो है उनको मौका मिल जाता है, MNAs को मौका मिल जाता है, इलेक्टेड लोगों को मौका मिल जाता है जब इस तरह की सिचुएशन बनती है कि अपना रेट लगवाएं और अपने आप को जो है सेल कर सकें। अब इसके अंदर जमहूरियत कहाँ है, सवाल ये है।
और असल जमहूर जिसकी बात आप और मैं करते हैं, जिसकी बात जो है वो सहाफ़ी करते हैं, या इस मुल्क का दानिशवर तबका करता है, या इस मुल्क के जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर्स करते हैं, वो जमहूरियत हमें कहीं नजर नहीं आती। और वो ठीक। जमहूरियत इसलिए दबी हुई है कि इस मुल्क के साथ जो है हमेशा से आप देखें कि बच्चों को तैयार किया जाता है, पहले बाप होता है या माँ होती है, फिर उसके बाद उसका बेटा होता है या बेटी होती है, और फिर उनके आगे औलादें और उनकी आगे औलादें, यही चलनी है। आपने और मैंने अपने सफर ही करना है। हम सिर्फ वोटर हैं, लाइन में लगेंगे, वोट डाल दिया करेंगे, और हमारे वोट भी चोरी हो जाते हैं। आप वोट किसी और को देते हैं, जीत कोई और जाता है, जी गवर्नमेंट कोई और बना लेता है। अब ऐसी सूरत हाल बिल्कुल। में मुझे अहमद बताइए साहब, कि ये भी बताइएगा कि अभी एक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सामने आया है। सीएम पंजाब के इंतखाबात के लिए हुक्म दिया गया है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से आईजी और चीफ सेक्रेटरी एमपीएस को मर्जी से वोट डालने के लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। आप क्या समझते हैं कि कल तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत पंजाब में लाने के लिए कामयाब हो जाएगी? देखिए, जहां तक कोर्ट का हुक्म है, तो आपको सियालकोट वाला याद है ना, रात को पूरी रात गायब रहे थे जब सियालकोट का इलेक्शन हुआ था बंदे। उन्होंने जी कहा जी कि रिटर्निंग अफसर कहाँ है, उन्होंने कहा पता ही नहीं है। कोर्ट चीख चीख के रह गई, इलेक्शन कमीशन चीख चीख के रह गया, सारा मीडिया, आप और मैं, हम चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे कि वो बंदे गायब हैं, और वो बंदे गायब थे, वो पता ही नहीं किधर थे, पूरी रात गायब रहे। अगले दिन नमूदार हुए और पता चला किसी और कोई जीत गया है, कोई अजीब सी चीजें जीत गई। लिहाजा इस मुल्क में अदालतों के फैसलों की किस तरह से तस्दीक की जाती है, ये आपको पता है। अदालत को बाद में फिर रात को सर, आपकी बात इस बिल्कुल मुल्क ठीक में है, 12 लेकिन बजे इस दफ़ा तहरीक इंसाफ ने और जो है पंजाब के लोगों ने काफ़ी नंबर गेम स्ट्रॉन्ग कर लिया है, और इस वक्त तमाम अरकान जो हैं वो लाहौर के होटल में बैठे हुए हैं, जबकि तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने मुश्तरका तौर पे 188 जो है वो अपने अरकान भी मुकम्मल कर लिए। तो आप क्या समझते हैं कि क्या अब पंजाब में दोबारा हुकूमत चेंज होने जा रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं, इस मुल्क में हमेशा सरप्राइज मिलते रहे, और मुझे नहीं लगता, मेरा एक जाती पॉइंट ऑफ व्यू है, और मैं जी चूंकि इस्लामाबाद में बैठा हूँ और लाहौर में इसके साथ पूरी तरह से राब्ते में हूँ, सो मुझे यूं लगता है कि जो सिचुएशन, जो पिक्चर आपको नजर आ रही है, वो शायद वैसी नहीं है। उसकी वजह यह है कि 2 दिन से र्यूमर चल रही है कि नून लीग ने बहुत ज्यादा प्रेशर डेवलप कर रखा है कि जी हम इक़्तिदार से अलग हो जाएंगे अगर पंजाब हमारे हाथ से गया। ठीक। पंजाब अगर उनके हाथ से जाता है, ये ज़हन में रखें कि फिर वफाक के अंदर बैठ के वो तमाम पॉलिसीज जो वो चाहते हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे। पंजाब बिल्कुल उनके जो है वो दहाने पे बैठा है। कल को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पंजाब से उठती है और आके उनका सर खाने लग जाती है, जैसे केपी के अंदर जो है वो पीटीआई बैठी है, अगर पंजाब में भी पीटीआई आ गई तो वफाक तो बिल्कुल जो है वो उसको तो वो उन्होंने पैरालाइज कर देना है। सो मैं नहीं समझता कि जो है वो किसी भी कीमत पे जो है वो पंजाब के अंदर पंजाब को अपने हाथ से जाने देगी नून लीग। और अगर ठीक। पंजाब उनके हाथ से जाता है तो वो लामहला वफाक को जूते की नोक पे रखेंगे, वफाक को नहीं लेंगे। ठीक। ये चीज जो है ये हमें अंडरस्टैंड करनी है। आपको याद होगा अभी जब खान साहब ने धरना दिया था तो पंजाब से उन्होंने लोगों को नहीं निकलने दिया था, क्योंकि पंजाब में उनकी ठीक। अपनी गवर्नमेंट थी, और पूरा केपी जो है वो आके अटक पे बैठ गया था, बल्कि केपी के सारे लोग जो है इस्लामाबाद में एंटर हो गए थे। सर, अभी रीजन ये आपने कि हुकूमत केपी की के हैसियत के हवाले से बात की। अगर कल वाकई तहरीक इंसाफ कामयाब हो जाती है पंजाब में अपनी हुकूमत बनाने के लिए, तो आप क्या समझते हैं कि नून लीग की पूरी ओवरऑल गवर्नमेंट की क्या हैसियत बाकी रहेगी? देखिए, नून लीग की गवर्नमेंट की हैसियत, पहले तो आपको ये देखना है कि इन्होंने अपना जो नुमाइंदा चुना है वो जी पीटीआई का नहीं है, वो चौधरी परवेज इलाही साहब हैं और वो काफ लीग के हैं। अच्छा, ठीक। चौधरी परवेज इलाही साहब से आप देखें कि जरदारी साहब भी जाके मिल रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही साहब से जो है वो इमरान खान साहब भी जो है वो उसकी पीठ थपथपा रहे हैं। जी अच्छा, चौधरी परवेज इलाही साहब वो हैं जिनसे बाकी पॉलिटिकल लीडर्स भी जो है वो भी राब्ते में हैं। और अगर ऐसा हो जाता है कि एमिकेबली वो ये कहते हैं कि ठीक है हमें मुश्तरका उम्मीदवार जो है वो चौधरी परवेज इलाही, लेकिन अगर ये हमें अश्योर करे कि ये कल को जो है वो नून लीग को या उस तरह से वो टफ टाइम नहीं देगा जो कि टफ टाइम एक्सपेक्टेड है गुजरात की सूरत में, या कोई और XYZ आ जाता है, जो कि अभी आपको पता है उनका भी नाम लिया जा रहा था कुछ दिन पहले तक मुख्तलिफ हलकों के अंदर, शामूद मिश्र साहब के साहबजादे का जो अभी जी जीते हैं उसके अंदर, तो पॉसिबल था कि अगर इस तरह के कोई आ जाता है, कोई हार्डकोर पॉलिटिकल पार्टी जो है पीटीआई का अपना बंदा आता है, तो फिर लामहला उनके लिए टफ टाइम देना आसान होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन केस अगर परवेज इलाही साहब वाकई जीत जाते हैं तो फिर ये जरूर है कि उनको कहीं ना कहीं किसी लेवल पे गारंटी जरूर देनी पड़ेगी कि कल को इस गवर्नमेंट को टॉपल करने में, इस जी गवर्नमेंट को हटाने में कम से कम मैं अपना कंधा नहीं दूंगा।
ठीक। अहमद साहब, आपकी एक बहुत गहरी नज़र है मुल्की सियासी सूरत हाल पे। बताइएगा कि अगर कल तहरीक इंसाफ अपनी पंजाब में हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है और परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब मुंतखब कर दिया जाता है, मुल्की मुआशी सूरत हाल के हवाले से अगर बात की जाए तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के हालात डाउन चल रहे हैं और डॉलर की मुसलसल जो है उड़ान जारी है इस वक्त। आप क्या समझते हैं कि क्या वज़ीर आला चेंज होने के बाद डॉलर को लगाम मिल सकेगी या फिर मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन हो सकेगी? नहीं, देखिए, एक क्योस है, एक पॉलिटिकल क्योस है, वो तो जरूर खत्म होगा, लेकिन ठीक। जो आपकी इकोनॉमी की सूरत हाल है, जो प्रेशर और दबाव रुपए के ऊपर है, और जिस तरह से आपकी स्टॉक मार्केट जो है एक महीने में 2 दफा क्रैश कर गई है, और जिस तरह से आपकी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आपकी गारंटियां देने से इनकार कर दिया है, और जिस तरह से आपके बाकी जो ओवरऑल इकोनॉमिक जो क्राइसिस जो हम इस वक्त फेस कर रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट लेवल पे एलसीज खुलवानी होती हैं, आपको पता है डॉलर जो है वो गवर्नमेंट खरीदती है, और उसके नतीजे में जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट खोला जाता है, जिसकी वजह से जो है वो इंटरनेशनल पेमेंट्स होती हैं। अगर ये ना हुई तो मैं आपको बताऊं, अगले आने वाला वक्त कोई अच्छा नहीं है। आप इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट पढ़ें, आप अपने साथ वाले मुल्क का सारे के सारा मीडिया चिल्ला रहा है इस वक्त के पाकिस्तान जो है वो मुआशी तौर पर तबाहाली और तबाही के दहाने पे इस वक्त पहुंच चुका है, बदहाली का शिकार है। आप एक अमेरिकन उनके एडिटोरियल्स को आप उठा के देखें, उसके अंदर उन्होंने जो है वाशिगाब लफ्जों में लिख दिया, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान जो है उसका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। ऐसी सूरत हाल में मुझे ये लग रहा है कि अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान के अंदर अनारकी शुरू हो जाए। उसकी वजह यह है कि ये जो सियासी जो मामला चल रहे हैं, ये अल्टीमेटली हमें मुआशी तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, और इनकी तरफ कोई भी सोचने के लिए तैयार नहीं है, ना कोई कान धर रहा है, ना कोई देख रहा है। ये ना हो कि कल को जो श्रीलंका के अंदर हुआ है, आप श्रीलंका के हालात उठा के देखें, वहां पे लोग जो है वो पैसे लेके फिर रहे हैं और उनको पेट्रोल नहीं मिल रहा। वहां पे जो है वो $8 का क्वार्टर, यानी 1 पाव दूध जो है वो $8 का वहां पे मिल रहा है, और उसके लिए भी जो है 10-10 हजार लोगों की लाइन लगी हुई है। इस मुल्क के अंदर ऐसा ना हो कल को कि लोग पैसे लेके जो है वो फिर रहे हैं और आपको खाने को चीजें ना मिले, और बलवे शुरू हो जाए और लूट मार शुरू हो जाए, लोग स्टोरों को लूटना शुरू कर दें, और इनको उसकी तरफ जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। ये इससे ताकत हासिल करने के लिए और पावर कॉरिडोर्स में घुसने के लिए और प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए और वज़ीर-ए-आलाशिप के लिए जो है ये इस तमाम चीजों को भुला चुके हैं, और ये बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमिक सूरत हाल जो है वो किस तरफ जा रही है। मुझे लगता है कि वो जो इंटरनेशनल पावर्स हैं वो कोई अच्छा नहीं देख रही, अच्छा नहीं इस चीज को जो है वो समझ रही। कल को हमें बहुत सारी चीजें जो है उससे हाथ धोना पड़ सकते हैं। हम एक न्यूक्लियर पावर हैं और इस न्यूक्लियर पावर को रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि कल को जो है हम पे इतनी ज्यादा जो है वो सैंक्शन लग जाए, उतनी ज्यादा हमारी जो है वो माशी बदहाली और इक़्तिसादी ज़बूहाली उस लेवल पे हमें ले जाए कि जहाँ पे हमें बहुत सारी चीजों से जो है वो विड्रा करना पड़े। मैं बिटवीन द लाइन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इस तवज्जुह से उन लोगों को भी कि जो वहां पे बैठे हुए हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इनके कान पे जूं तक की। आप देखें, वो कल भी मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, उनकी जूती उनकी भला जाने मुल्क में किसी को जो है वो खाने को मिलता है, मिले नहीं मिलता है, निज मिले, उनकी भला जाने किसी को जो है वो उनके जो मुआशी मामलात हैं वो जिस कदर मर्जी जो है वो नीचे से नीचे चले जाए, आम आदमी जो है वो भूख से तिलमिलाता हुआ बिलबिलाता हुआ मर जाए, फड़क जाए, उनको इससे कोई गरज नहीं है। बिल्कुल, उनको इससे कोई गर्ज नहीं है। सर, एक आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगी, तख्ते पंजाब के हवाले से अगर बात की जाए तो अगर कल वज़ीर आला परवेज़ इलाही बन भी जाते हैं, पंजाब के मुंतखब हो जाते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले हालात कैसे होंगे? आप कोई सेटबैक देख रहे हैं? क्योंकि पंजाब में होर्स ट्रेडिंग भी हुई है और अरकान बिके भी हैं, पैसे भी दिए गए हैं, लिए भी गए हैं, तो आप इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं ओवरऑल? अच्छा, एक र्यूमर थी, मैंने उसको अपने क्वार्टर्स के साथ अपने जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं वहां से कंफर्म करने की कोशिश की है। वो र्यूमर ये है, अभी मैं उसको वेरीफाई नहीं कर रहा, लेकिन कुछ बहुत सारे लोगों ने मुझे उसको कंफर्म किया है। वो ये है कि पंजाब के एक गवर्नर हुआ करते थे चौधरी सरवर, आपको याद होगा। चौधरी सरवर साहब के पास कुछ पीटीआई के एमपीएस गए हैं और उन्होंने ये कहा है कि हम परवेज इलाही को वोट नहीं देंगे। अच्छा, अगर ये लोग परवेज इलाही को वोट नहीं देते तो इसका मतलब है कि परवेज इलाही जीत नहीं सकेंगे। देखिए, इनको वोट शो करना है, अपना हैंड शो करना है, पावर शो करनी है लोगों का जीतने के लिए, ठीक है ना। चूंकि ऑलरेडी एक वज़ीर आला है, उसको नो कॉन्फिडेंस देंगे और अपना वज़ीर आला लेके आएंगे। लिहाजा अगर ये नंबर पूरे नहीं कर सकते, यानी वो लोग वो नहीं होंगे जो उनको वोट दे रहे हैं, वो होंगे जो किसी को भी वोट नहीं देते।
अगर वो किसी को भी वोट नहीं देते तो फिर आप ये ध्यान में रखें कि फिर हमजा वज़ीर आला मौजूद है। सो ये एक ऐसी सिचुएशन बन सकती है। ये रात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस एक रात के अंदर ये मैं आपके चैनल के तौसत से एक खबर दे रहा हूँ कि चौधरी सरवर साहब जो हैं इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव हैं पंजाब पॉलिटिक्स के अंदर, और उनको हटाया गया था, उनको अपने जख्म भी याद है और उनका बहुत सारे लोगों से राब्ता भी है। उन्होंने बहुत सारे लोगों को MPs हजरात को उन्होंने बुलाया है, उनके साथ आज लंच भी उन्होंने किया था और उनके साथ वो कांटेक्ट में है। तो अगर ये वाली एक गेम बनती है तो फिर PTI के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो बन सकता है, जो कि ये कहे कि नहीं हम क्यों आप अपना बंदा खड़ा करें, PTI के अंदर बंदे मर गए हैं क्या, आप अपना बंदा खड़ा करें, हम उसको वोट देंगे, हम परवेज इलाही को वोट नहीं देते। आपको याद होगा पिछली दफा भी यही बात चली थी कि हम परवेज इलाही को वोट नहीं देंगे, हम अपने किसी बंदे को वोट दे देंगे या फिर किसी को भी वोट नहीं देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में फिर चौधरी परवेज इलाही साहब को भी टफ टाइम मिल सकता है। बिल्कुल, चौधरी परवेज इलाही को भी ऐसे सिचुएशन में टफ टाइम मिल सकता है। सर हमारे साथ रहिएगा, वक्त हुआ एक ब्रेक का। एक ब्रेक के बाद हम लोग बात करेंगे NA 245 पे, वहाँ क्या होने जा रहा है और कैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, और प्रोग्राम न्यूज़लैंड में आपको खुशामदीद कहती हूँ एक बार फिर से। और आपको बताना चाहूँगी कि हमारी एंकर रिदा सैफ़ी जो कि इस प्रोग्राम की होस्ट हैं, उनकी तबीयत नासाज होने पे प्रोग्राम की ज़िम्मेदारी मुझे दी गई है। और ब्रेक के बाद हम लोग बात करेंगे NA 245 पे, जो कि डॉक्टर आमिर लियाकत की सीट थी और उनके इंतकाल के बाद सीट खाली हो चुकी थी और अब ज़िमनी इंतखाबात का सिलसिला होने जा रहा है एक बार फिर से कराची में। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं आगा मसूद साहब और दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद हैं अमर सगीर साहब जो कि सीनियर तज्जियाकार हैं। मैं दोनों मेहमानों को वेलकम करना चाहूँगी। मैं सबसे पहले आगा मसूद की तरफ जाना चाहूँगी। सर बताइएगा कि अब इस इलेक्शन में 18 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं और बारिशों की तरह ज़िमनी इंतखाबात का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आप क्या देखते हैं कि ये इंतखाबात, इनका नतीजा क्या निकलेगा? ग़ालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है आगा साहब से। अहमद सगीर साहब बताइएगा कि जिस तरह मैंने अभी बताया कि ज़िमनी इंतखाबात का सिलसिला शुरू हो रहा है, पंजाब में अलग इंतखाबात हो रहे हैं और कराची में भी इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं कि कौन सी पार्टी कामयाब हो सकती है या फिर कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी रह सकता है? देखिए, ज़िमनी इंतखाबात के जो डायनामिक्स होते हैं वो हमेशा ही से डिफरेंट रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर सेटबैक हुआ था कि नून लीग की गवर्नमेंट है, वफाक में ये लोग बैठे हैं और PTI जीत रही है, लेकिन इससे पहले अक्सर यही होता आया है कि जो वफाक के अंदर पॉलिटिकल पार्टी होती है अमूमी तौर पे MNA वगैरह जो होते हैं ये इन्हीं के ज़िमनी इंतखाबात में जीत जाया करते हैं। कुछ अरसे से ये थोड़ा सा हुकूमती पार्टी को सेटबैक आता रहा है, लेकिन जहाँ तक बात है डॉक्टर आमिर लियाकत के जाने के बाद उनकी जो सीट खाली हुई है, इसमें नो डाउट कि वो जो एरिया है जरा अगर आप उसको फोकस करें तो वो एक पोश एरिया है और उसके अंदर जो है वो PTI की काफी ज्यादा जो है उसकी वहां पे ग्रिप है। लेकिन ये इससे पहले आप देखें कि ये सीट किसकी हुआ करती थी, ये NTM की सीट थी जो वहां से उनके हाथ से गई है। लिहाजा NTM जो है वो पूरी कोशिश कर रही है, इस दफा उन्होंने इत्तेहाद भी बनाया है। आप देखें कि सो मच सो ANP भी उनके साथ जाके मिल गई है और उसने भी जो है वो हाथ में डाल लिया है। तो ये मिलके जो है इनकी कोशिश है कि ये किसी तरह से PTI को पिछाड़े वहां पे, और अगर ये सारी पार्टियां एक तरफ और PTI एक तरफ और ये मिलके पहलवान जो है ये PTI के पहलवान को गिरा देते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा इनकी फतह होगी और इसके नतीजे में जो अगले इलेक्शन है, जो जनरल इलेक्शन होने वाले हैं, उसके अंदर इनको एक पैटर्न जो है जो इससे पहले चला आ रहा था उसको तोड़ने में इनको जो है वो मदद मिलेगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि PTI का जो वोट बैंक है वो बड़ा है, क्योंकि उन्होंने जब से ये वाला नैरेटिव दिया है एंटी एस्टैब्लिशमेंट और दूसरा एंटी अमेरिका, तो कराची चूंकि एक पढ़ा लिखा वहां पे आपको पता है कि कम्युनिटी बहुत ज्यादा है और पाकिस्तान के अंदर एंटी अमेरिका जो सेंटिमेंट्स हैं वो बिकते हैं, वो इमोशंस हमेशा से बिकते आए हैं। लिहाजा अगर वो इसको यहाँ पे भी सेल करने में कामयाब हो गए
तो फिर ये मैं आपको बता दूं, ये ना सिर्फ कराची बल्कि हैदराबाद, सखर और आगे आने वाले दिनों में सिंध के भी बहुत सारे हलकों में पीटीआई के लिए जो है वो बहुत सारी राहें खोल देगा। तो इस चीज का पीपल्स पार्टी को भी इदराक है। सर, जिस तरह अभी आपने कहा कि पीटीआई का वोट बैंक है NA 245, तो इसका मतलब ये कि पीटीआई की जानिब से कोई भी नुमाइंदा अगर इलेक्शन के लिए खड़ा होगा तो वो जीत जाएगा डेफिनेटली वहां पे। ऑब्वियसली, लेकिन वो देखें, वो हर नुमाइंदे को तो खड़ा नहीं करेंगे, वो ऐसे ही किसी पहलवान को उतारेंगे जो थोड़ा सा जो इस काबुल होगा, जिसकी अपनी एक शिनाख्त के साथ साथ जो है वो पीटीआई का वोट उसके साथ जुड़ेगा। तो मेरा ख्याल है, मैं समझता हूँ कि पीटीआई के लिए ये सीट कराची के अंदर वो कभी भी लूज नहीं करना चाहेंगे और एट एनी कॉस्ट जो है वो लड़े, इसको जो है वो जीतेंगे। और दूसरी तरफ आप एक और चीज देखें ना कि कौमी असम्बली में वो कहते हैं कि जी हमने रिजाइन दे दिया है और हम इस असम्बली को नहीं मानते और हम तो इस असम्बली को डिसॉल्व करना चाहते थे। और दूसरी तरफ जो है वो इतने ज्यादा कॉन्शियस हैं और इतने ज्यादा कीन है कि उन्होंने जो है ये पीटीआई ने ये एमपीए की उसके ऊपर जो है कोई भी ऐसी सीट नहीं थी जिसके ऊपर उन्होंने बंदा ना खड़ा किया हो। ठीक है सर, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। आगा मसूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मैं उनसे सवाल पूछना चाहूँगी। सर बताइएगा कि पहले ये वोट बैंक था MKM का NA 245, उसके बाद पीटीआई को शिफ्ट हुआ और डॉक्टर आमिर लियाकत ने भी अपनी पार्टी ऑब्वियसली चेंज की और अब अहमद सगीर साहब का ये कहना है कि वहाँ पर डेफिनेटली पीटीआई का कोई नुमाइंदा जो है वो जीतेगा क्योंकि पीटीआई का वो वोट बैंक है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, आप एक बात समझने की कोशिश करें कि पीटीआई के पास पहले यहाँ पर 15-16 सीटें थी और 15-16 सीटों पर अगर काम किया जाता सॉरी तो यकीनी तौर पर कराची में तब्दीली आती है। अब जहाँ तक आमिर लियाकत का ताल्लुक है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, लेकिन वो एक बेचैन शख्सियत थे। उनके जहन में कोई ऐसा वाज़ेह तस्वुर नहीं था कि जिससे कराची में तरक्की के इम्कान पैदा किए जाते। चुनाचे कभी वो पीटीआई को धमकी दे रहे हैं, कभी वो किसी और के सामने सलाम कर रहे हैं, कभी जरदारी साहब से वो कर रहे हैं। तो बहरहाल उनका कोई नजरिया नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि वो इंतकाल कर गए हैं तो खुदा तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन आप ये समझें कि पीटीआई के पास बड़े मतलब इम्कानात थे और वो कराची के बहुत से मसाइल हल कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। वो हो सकता है कि वो उनको पास फंड्स भी ना मिले हों, लेकिन बाद में जैसे हमें मजमूआ फंड्स भी मिले और फंड्स को वो इस्तेमाल करते। लेकिन इसमें एक अहम बात यह है कि पीपल्स पार्टी का जो तरीक़ाकार था वो भी मुनासिब नहीं था। अगर वो तो थोड़ा बहुत कराची के बारे में सोचते और ये जहन में नहीं रखते कि यहाँ से वोट नहीं मिलते तो कराची में बहुत बड़ी तब्दीली आती है। और जो बारिशें हुई हैं उसमें जो आवाम को मुश्किलात दरपेश आई हैं, जिस तरीके से लोग हलाक हुए हैं वो नहीं होता। तो हम ये देख रहे हैं कि जो सिवाय जमात इस्लामी के जिसने बड़ा बढ़ चढ़ कर मतलब ये कि चैलेंज किया हुकूमत को, और कल भी मेरा ख्याल है वो चैलेंज करेंगे जिस तरीके से उन्होंने इंतखाबात को मौखर किया है। ये एक ऐसे फसूदा निज़ाम को हम पर मुसल्लत कर चुके हैं कि जिससे निकलने के लिए बड़ी हमें कोशिश करनी पड़ेगी। इमरान खान कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि उनके पीछे बहुत से लोग लगे हुए हैं। वो नहीं चाहते कि उनका जो फलसफा है वो कामयाब हो, और अगर वो कामयाब हो जाता है तो बहुत सी तब्दीलियां आएंगी। पाकिस्तान के अवाम जो है वो बहुत मजबूर हैं और उनके सामने कोई मंजिल नजर नहीं आ रही। जिस तरीके से सियासतदानों का काम होता है कि अवाम की खिदमत करें, वो उनको बेलौस तरीके से उनके जो मसाइल हैं उनको हल करें। बताइएगा कि आपने जिस तरह कहा कि इमरान खान का जो है वो फलसफा क्लियर है और वो कोशिश कर रहे हैं कि चेंज अवाम तक चेंज पहुंचाने की वो बिल्कुल भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 4-4.5 साल में तो इमरान खान का ऐसा कोई भी खास चेंज नजर नहीं आया जो लोगों तक पहुंचा हो। देखिए, मैं समझता हूँ कि मैं समझ रहा हूँ कि ये एक किस्म का इल्जाम है जो उन पर लगाया जा रहा है। आप मुझे बताइए कि 4-4.5 मैं कोई पीटीआई का कोई मेंबर नहीं हूँ, मैं एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूँ और 40 साल से सहाफत कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत से फलाही काम किए हैं जिसमें कि एहसास प्रोग्राम भी शामिल है, इसमें खासे लोगों को मदद मिली है। फिर इसके अलावा आप देखें कि जो जिस तरीके से रुकावटें उनके सामने आई हैं और जिस तरीके से उनको बदनाम किया महंगाई के सिलसिले में, मौलाना डीजल ने जिस तरह उनको बदनाम किया, और फिर हर थोड़े दिन के बाद एक लॉन्ग मार्च उनके खिलाफ होती थी।
आप मुझे बताइए कि इस तरीके से मुल्क चलते हैं, इस तरीके से क्या मुल्क में समाजी और माशी तब्दीली आ सकती है, क्या मुल्क तरक्की कर सकता है? और फिर दूसरी बात यह कि मुल्क चलाने के लिए, मुल्क को चलाने की जिम्मेदारी सियासतदानों पर होती है, किसी और पे नहीं होती। लेकिन ये सियासतदान जो है ना, ये फौरन जाके एस्टेब्लिशमेंट के जो ना जूते साफ करने लगते हैं और उनसे मदद आगा मांगते हैं। साहब, हम लोग NA-245 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आवाज मिस आपकी कर रहे नहीं आ रही। हैं। हाँ जी आगा साहब, मैं कह रही थी कि हम लोग NA-245 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मिस कर रहे हैं, जो कि हैं फारूक सत्तार साहब, जिनकी एफिलिएशन पहले MQM से थी और अब वो इंडिपेंडेंट होके इस इलेक्शन को लड़ेंगे। आप क्या समझते हैं कि अगर वो दोबारा MQM में जो है MQM को ज्वाइन कर लेते हैं तो, या फिर किसी और जमात की हिमायत करते हैं, तो क्या रिजल्ट्स में चेंजिंग आ सकते हैं? भाई बात असल ये है कि फारूक सत्तार साहब जो है ना, वो एक फाइटर है। वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये है कि उनको कोई स्पेस मिल जाए, वो कौमी असेंबली में पहुंच के अपना एक किरदार अदा करें। उन्होंने मुस्तफा कमाल के साथ मफाहमत कर ली है, लेकिन जहाँ तक MQM का ताल्लुक है, उनके पास वो शराइत रखना चाहते हैं कि आपको ये शराइत हमें अगर मंजूर है तो हमारे साथ शामिल हो जाइए। वो शराइत ऐसी हैं कि जिसको ज़ाहिर है कि वो कभी मंजूर नहीं करेंगे। इसकी वजह यह है कि उन्होंने, जब से वो MQM से पैदा हुए, उन्होंने नौजवानों को खासा एजुकेट किया है, इशूज पे भी एजुकेट किया है और पाकिस्तान के समाजी और माशी सूरत हाल पे भी एजुकेट किया। मैं खुद ठीक है आगा साहब हमारे साथ लाइन पर रहिएगा, एक बार फिर से रुक करेंगे अहमद सगीर साहब का। सर बताइएगा कि फारूक सत्तार काफ़ी प्रोमिनेंट शख्सियत रहे हैं, MQM की जानिब से वो एफिलिएट रहे हैं काफ़ी अरसे तक, तो माना ठीक है वोट बैंक NA-245 PTI का है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि अगर फारूक सत्तार किसी भी पार्टी को ज्वाइन करते हैं या फिर MQM में दोबारा शमूलियत का ऐलान करते हैं तो क्या रिजल्ट में चेंजिंग आएगी? देखिए, पहले मैं आगे साहब की एक बात को रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। उन्होंने आपने उनसे पूछा कि कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से, तो उनका कहना यह था कि शायद उन्होंने काम नहीं किया, डॉक्टर अहमद लियाकत ने और बाकी लोगों ने काम नहीं किया, तो ये शायद उनको एक सेटबैक। काम तो पंजाब के अंदर भी नहीं हुआ, लेकिन सारे MP आप देखिए उनकी मेजोरिटी में जीत गए, वहां शायद 3-4-5 सीटों के अलावा बाकी सारी सीटें उन्होंने निकाली हैं। उनका जो, मैं आपको जो पहले बता रहा था कि उनका जो नैरेटिव बिक रहा है वो है एंटी अमेरिका नैरेटिव। वो जो अमेरिका के खिलाफ बात करते हैं, वो जो इम्पोर्टेड हुकूमत की बात करते हैं, वो जो ये कहते हैं कि हमें टॉफल किया गया, अमेरिका से जो है ये सारे जो है वो निकली है, ऑर्डर्स निकले हैं, और जिसको लेके जो है यहाँ पे जो है हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश हुई है, और वो जिस खत का हवाला देते हैं और वो जिस किस्म की जो है वो बात करते हैं, वो सारी की सारी बात जो है वो पाकिस्तान में दिख रही है। और ना सिर्फ ये, बल्कि वो जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो सेंटिमेंट्स लेके चल रहे हैं वो भी बाय हो रहे हैं, और ये चीज जो है ये कराची में भी बिकेगी। ये कि कराची के लोग कंपैरेटिवली ज्यादा बाशऊर हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं एज कम्पेयर टू पंजाब। पंजाब में जहां सीटें निकाली है तो अनपढ़ लोगों की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, स्वाय लाहौर के बाकी आप एरिया देख लें, वहां पे एजुकेशन का आप रेशो उठा के देख लें, वो कराची से कहीं ज्यादा कम है। तो कराची का नौजवान, कराची के लोग वो ज्यादा बेहतर तौर पे पढ़े लिखे हैं, सो वहां पे उसका नैरेटिव ज्यादा बाय हो रहा है और हो सकता है। नंबर 1। अब आ जाए आपकी बात की दूसरे हिस्से की तरफ के, वहां पे एक बहुत बड़ा आदमी जो है, एक बहुत बड़े मतलब कि डॉक्टर फारूक सत्तार साहब जो है वो एक बड़ा नाम है, इसमें कोई शुबा नहीं है। और डॉक्टर फारूक सत्तार जो है वो अगर आते हैं तो मैं ये दावे से कहता हूं कि जो भी उनके मुकाबले में होगा, वो अगर जीतता भी है तो कुछ बहुत लंबी चौड़ी लीड लेके नहीं जीतेगा, उसका जीतना मार्जिन बहुत थोड़ा होगा, और मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा नहीं तो थोड़े से मार्जिन से जो है वो जीत सकता है। लेकिन इसलिए कि डॉक्टर फारूक साहब जो है वो एक बचे हुए सियासतदान है, पुराने सियासतदान है, और उनकी एफिलिएशन जो है वो अंदर तक है, लोग उनको पसंद करते हैं। ठीक है, बहुत सारी वजूहत थी, आपको याद होगा, जिसकी वजह से उनको हराया गया था या वो हारे थे। अगर वो वजूहत निकाल दी जाए तो डॉक्टर फारूक साहब जो है वो कराची में कहीं से भी खड़े हो जाते। एक वक्त था वो जीतते थे, जीतते आए हैं, और आज भी वो जीत सकते हैं। वो पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, उनको पार्लियामेंट की राहदारियों के अंदर होने वाली साजिशों का भी इल्म है, उनको जीतने के ढंग भी आते हैं, असलूब भी आते हैं, उनको ये भी पता है कि यूथ को कैसे मोबिलाइज करना है, उनको ये भी पता है कि रिटर्निंग अफसर्स के साथ कैसे मुलाकात उनको करनी। सो उनको बहुत सारी चीजों का अंदाजा है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि अगर डॉक्टर फारूक साहब इस मैदान में उतरते हैं तो फिर मुश्किल जरूर होगी, कोई आसान मैच नहीं है फिर ये वाला। ये एक ऐसा मैच होगा जो वाकई जिसके ऊपर सबकी नजरें लगी होंगी और लगेगा कि हाँ वाकई यार इस मैच में से जो है वो कोई अच्छा या कोई बेहतर आदमी जो है वो निकल सकता है।
जी सर, आगा मसूद साहब बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि फारूक सत्तार वोट बैंक चेंज करने में अहम किरदार अदा करेंगे? हमारे पास वक्त बहुत कम है, शॉर्टली इसका लास्ट अपना कमेंट दीजिएगा शॉर्टली। मैं याद करूं कि आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही। आगा मसूद साहब बताइएगा कि क्या फारूक सत्तार जो हैं वो वोट बैंक चेंज करने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था कि फारूक सत्तार साहब एक फाइटर है जी। और ये है कि वो बहुत मतलब वो उनमें शक्ति बहुत है, बहादुर बहुत है और वो कोशिश जरूर करेंगे। मैंने पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि वो नौजवानों को उन्होंने एजुकेट किया है और इशूज पे लोगों से बात की है, कराची के बारे में बात की है और वो मुस्तफा कमाल से भी उन्होंने इल्हाक कर लिया है, मिल गए हैं और एनकेएम ने जाहिर है कुछ शराइत उन पर रखी जिनको उन्होंने मंजूर नहीं किया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनकी सियासत में मौजूदगी से इंतखाबात में जरूर डेंट पड़ेगा। बिल्कुल, उनकी सियासत में मौजूदगी से इंतखाबात में खासा असर पड़ सकता है। दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे आगा मसूद और अहमद सगीर, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे और NA 245 के हवाले से बात कर रहे थे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होने जा रहा है। फ़िलहाल तो 1 महीने तक इलेक्शन मुलतवी हो चुके हैं और इसी के साथ ही मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।